नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों के पीछे छिप जाती हैं। तो आज चलिए एक ऐसे ही राजवंश की बात करते हैं जो एक महान साम्राज्य के खंडरों पे खड़ा हुआ था। हम बात कर रहे हैं शुंग वंश की। देखते हैं कि कैसे इस वंश ने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मौर्यों जैसा इतना विशाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य ढह गया, तो भारत का क्या हुआ होगा। सोचिए, ये सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, ये एक पूरे दौर का, एक पूरे सिस्टम का अंत था। और इसी उथल-पुथल के बीच से शुंग वंश का उदय होता है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है मौर्यों के बाद का संकट। क्योंकि एक साम्राज्य के खत्म होने ने पूरे भारत को एक तरह से अराजकता में धकेल दिया था। देखिए, जब एक केंद्रीय शक्ति, एक मजबूत पकड़ हट जाती है तो क्या होता है? अराजकता फैलती है। मौर्यों के जाने के बाद ठीक यही हुआ। पूरा उत्तर भारत अनगिनत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। हर शासक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता था, और इसका सीधा मतलब था लगातार लड़ाइयां और चारों तरफ अस्थिरता का माहौल। और अब आता है अध्याय 2, पुष्यमित्र का उदय। इसी अराजकता और कन्फ्यूजन के बीच से एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जो इतिहास की धारा को ही बदलने वाला था। ये थे पुष्यमित्र शुंग। और विडंबना देखिए, ये कोई बाहरी हमलावर नहीं थे, बल्कि मौर्य साम्राज्य के ही एक सेनापति थे। मतलब उन्होंने उसी साम्राज्य को खत्म कर दिया जिसकी वो खुद सेवा करते थे, और वहीं से शुंग वंश की नींव रखी। तो ये सब हुआ कैसे? बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। पुष्यमित्र, जो मौर्य सेना के जनरल थे, उन्होंने एक पब्लिक मिलिट्री परेड के दौरान सही मौका देखा और सबके सामने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। ये एक बहुत ही दाधार और क्रूर कदम था, जिसने एक ही झटके में मौर्य काल का अंत कर दिया और शुंग साम्राज्य की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो अब आता है अध्याय 3, शासक और साम्राज्य। सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन शुंगों ने अपना शासन चलाया कैसे? शुंगों का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था उत्तर भारत को फिर से एक करना। उन्होंने न सिर्फ देश को अंदर से जोड़ा, बल्कि पश्चिम से हो रहे यूनानी आक्रमणों को भी कामयाबी से रोका। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी बनी, और बाद में विदिशा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर उभरा। इस वंश के 2 सबसे प्रमुख राजाओं की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे संस्थापक पुष्यमित्र, एक कठोर योद्धा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अग्निमित्र, जो एक कला प्रेमी शासक थे और शांति और संस्कृति के संरक्षक बने। अग्निमित्र इतने मशहूर हुए कि महाकवि कालिदास ने उन्हें अपने अमर नाटक मालविकाग्निमित्रम का हीरो बना दिया। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 4, जो शुंग वंश की सबसे बड़ी विरासत है, कला और संस्कृति का पुनर्जागरण। शुंग शासक हिंदू धर्म के पक्के समर्थक थे और उन्होंने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे बौद्ध धर्म के विरोधी थे, पर इसके बावजूद उन्होंने ही सांची और भरहुत जैसे सबसे बड़े बौद्ध स्मारकों को और भी ज्यादा भव्य बनाने का काम करवाया। तो ये शायद उनकी राजनीतिक सूझबूझ थी, या फिर एक मिलीजुली सांस्कृतिक नीति का हिस्सा। कला के क्षेत्र में तो ये दौर किसी क्रांति से कम नहीं था, सच में। आज हम सांची और भरहुत के स्तूपों के जो शानदार दरवाजे और नक्काशीदार रेलिंग देखते हैं, वो सब शुंग काल की ही देन है। इस दौर की मूर्ति कला में ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने पत्थर में जान फूंक दी हो, कहानियों को जिंदा कर दिया हो। अध्याय 5, साम्राज्य का पतन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का एक सीधा सा नियम है, हर उदय का अस्त जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस राजवंश का अंत कैसे हुआ। अग्निमित्र के बाद शुंग शासक धीरे धीरे कमजोर होते गए। साम्राज्य पर जो केंद्रीय पकड़ थी वो ढीली पड़ने लगी, और दूर के प्रांत आजाद होने लगे। इसके साथ ही महल के अंदर ही गद्दी के लिए लड़ाइयां और साजिशें शुरू हो गई, और आखिरकार 73 ईसा पूर्व में अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उन्हीं के मंत्री ने कर दी, और इसी के साथ इस वंश का भी अंत हो गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट एक नज़र में समेट लेते हैं। संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र। धर्म हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। और सबसे बड़ी विरासत सांची और भरूच में कला का वो शानदार दौर।
ये वो कुछ खास बातें हैं जो शुंग वंश को भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बनाती हैं। और ये बात शुंग वंश के महत्व को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। उन्होंने न सिर्फ भारत को राजनीतिक तौर पर बिखरने से बचाया, बल्कि बाहरी हमलों को रोककर इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी एक नई ऊर्जा और सुरक्षा दी। और अंत में एक सवाल, शुंगों की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इतिहास में हर पतन एक नए पुनर्जागरण का अवसर लेकर आता है? क्या विनाश हमेशा सृजन को जन्म देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।